जैसे मेरे गांव में 3-4 लोग आरएस थे, तो मुझे प्रेरणा तो वहीं से मिली। पर मैं आया आया तो मेंस की जो मेंटरशिप प्रोग्राम थी उसको मैंने देखा। दृष्टि के मेंटरशिप को देखते हुए बाकी सभी जगह जो आप मेंटरशिप देखते हो ना, ये मेंटरशिप का कंसेप्ट दृष्टि से स्टार्ट हुआ है। क्योंकि पहले मेंटरशिप का कोई कंसेप्ट कहीं था नहीं। पहले दिल्ली में, फिर यहाँ अपनी जो सामने वाली बिल्डिंग है उसमें लाइब्रेरी बनी, यहाँ सब लोग पढ़ रहे थे। मैंने सोचा मेरा तो इस बार नहीं होगा, यहाँ तो सबको सब कुछ आता है और मेरे को कुछ नहीं आता। फिर मैं 5-10 दिन यहाँ आया, मेंटरशिप में बैठा, सूट नहीं हुआ। मैं छुट्टी लेके छुट्टी कैंसिल करवा के वापस ज्वाइन कर लिया, क्योंकि इस बार नहीं होगा, मैं अगले में अच्छे से तैयारी करके दूंगा। फिर मेरी वो सबसे बड़ी गलती थी। डेली 7 दिन लगातार 10 घंटे कोई कहता है कि मैं पढ़ा हूँ, तो हो सकता है कि ब्रिलियंट बात है, वो पढ़ा हुआ होगा। मैं तो एग्जॉस्ट हो जाता हूँ। मैं 2 दिन पढ़ लिया, लगे खूब है, एक दिन आराम करेंगे फिर पढ़ेंगे। और एग्जाम के दिन होते हैं, उस समय तो पढ़ना ही पड़ता है, क्योंकि आप नहीं पढ़ोगे तो आपके साइड वाला पढ़ रहा होगा। रिविजन का 7 दिन पढ़ो, टेस्ट में आई, फिर मेजर टेस्ट हो उसमें पढ़ो, और आपको लग रहा है कि ये मेरा सबसे वीक पॉइंट है, तो उसका 1 घंटा उस सब्जेक्ट को डेली दो। मेरा नाम प्रकाश चौधरी है। मैं राजस्थान के बाड़मेर जिले के सेड़वा तहसील का निवासी हूँ। और बाड़मेर से मैंने अपनी स्कूलिंग की है गवर्नमेंट स्कूल से। और उसके बाद में मैंने ग्रेजुएशन है वो जयपुर के परिष्कार कॉलेज से की है। और मैं 2022 से ग्राम विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ, पंचायत समिति सेड़वा, जिला बाड़मेर। और उसके बाद में मैंने पिछला अटेम्प्ट दिया था मेंस का, दृष्टि जो आरएस मेंस का पहला बैच था मेंस कोर्स का, वो मैंने ज्वाइन किया था। पर 1 महीने क्लास ऑफलाइन आया था। उसके बाद मेरी ग्राम विकास अधिकारी की ज्वाइनिंग हो गई थी, तो फिर मैंने जो क्लास थी वो ऑनलाइन ली। और ऑनलाइन क्लास के दौरान पिछला अटेम्प्ट दिया था, और विदाउट छुट्टी लेके आया था मैं कि मैं ईओ लेके जाऊंगा और तैयारी करूंगा। पर मैं आया आया तो मेंस की जो मेंटरशिप प्रोग्राम थी उसको मैंने देखा, यहाँ सब लोग पढ़ रहे थे। मैंने सोचा मेरा तो इस बार नहीं होगा, यहाँ तो सबको सब कुछ आता है और मेरे को कुछ नहीं आता। फिर मैं 5-10 दिन यहाँ आया, मेंटरशिप में बैठा, और सूट नहीं हुआ। मैं छुट्टी कैंसिल करवा के वापस ज्वाइन कर लिया, क्योंकि इस बार नहीं होगा, मैं अगले में अच्छे से तैयारी करके दूंगा। फिर मेरी वो सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि मेरे को उस साल भी अच्छी तैयारी करनी थी। यदि मैं करता, क्योंकि मैं मेंस से 10-12 नंबर से पीछे रहा था बिना पढ़े भी, तो मैंने सोचा कि पढ़ लेता तो अच्छा हो जाता। फिर इस बार मैंने बढ़िया अच्छे से जमकर तैयारी की और 179 रैंक आई है अभी। और मैं तैयारी करूंगा आप सब लोगों के साथ ही, अभी आप सब लोगों के साथ दोबारा भी तैयारी करूंगा, ये आरएस की भी, यूपीएससी की भी। आप सब यूपीएससी के हो, आरपीएससी के? आर तो कोई नहीं, पैटर्न बदला है, पर आरपीसी वही है। और आरएस की तैयारी दृष्टि अच्छा कर रही है, तो आप जम के करो, मैं भी आपके साथ करूंगा वापस दोबारा। यूपीएससी की भी करनी है आपको, आरएस के बाद में भी रुकना नहीं है। तो आप प्लान बी के रूप में जरूर पेपर देते रहें, जहाँ चयन हो जाए तो हो सकता है कि आप छुट्टी लेकर भी पढ़ें, पर ऑप्शन बी रखें जरूर। और तैयारी की बात, तो प्रीलिम्स जो पहले आपको, ये क्योंकि राजस्थान का ओरिएंटेड ज़्यादा है, तो सबसे पहले आपके राजस्थान के सबसे बढ़िया स्ट्रांग होने चाहिए। जैसे राजस्थान की कल्चर, राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान की ज्योग्राफी, उसका ऐसा होना, क्योंकि काफ़ी, मैं दृष्टि जो मेंस का बैच था मैंने लिया था, उसमें काफ़ी लोग प्री में रह गए थे। तो प्री में रहने का कारण यह है कि अपन राजस्थान का पढ़ते नहीं है, और कि मैं ये भी पढ़ लूँ, दूसरे सब्जेक्ट पढ़ लूँ, इंडियन हिस्ट्री पे टाइम लगा देते हैं। पर राजस्थान में सबसे ज्यादा राजस्थान का वेटेज आता है। सिर्फ आप राजस्थान का पढ़ के जाओ तो भी प्रीलिम्स हो जाता है। तो और राजस्थान का इतना स्ट्रॉन्ग कर लो, कल्चर हिस्ट्री कहीं भी पूछे, कहीं से भी पूछे, मैं कवर कर लूंगा। तो उसके लिए 9th और 10th की आरबीसी की बुक आती है राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर के लिए, वो पढ़ो, एनफ है। और क्वेश्चन बैंक जरूर पढ़ें आरपीसी के पुराने, क्योंकि प्रीवियस ईयर हिस्ट्री और कल्चर के लिए इसलिए कि जैसे कोई टॉपिक है राजस्थान के लोक देवता, तो लोक देवता के जो महान कार्य हैं, उन्होंने जो 500-1000 साल पहले उन्होंने जो अपना योगदान दिया था, वो आज का आज वही है। तो क्वेश्चन का पूछने का तरीका बदलेगा, चाहे मैच द कॉलम पूछेंगे या एक युगम दो युगम पूछेंगे। इसलिए आपको प्रीवियस ईयर के पेपर जरूर देखने चाहिए। और अच्छे दोस्तों का ग्रुप बनाइए, क्योंकि ग्रुप का सिलेक्शन ज्यादा होता है। जैसे सिविल सर्विसेज में मेरा यह मानना है कि इंडिविजुअली एक व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता, अच्छे लोग, अच्छे दोस्त और ग्रुप सेलेक्ट होता है पूरा। मेरे भी, हम 10 लोगों का ग्रुप था, तो 7-8 लोगों का सिलेक्शन हो गया। लकीली मेरे ग्रुप में जो फर्स्ट रैंक आया है वो भी मेरा ही दोस्त, हम दोनों साथ में थे। तो इसलिए आप जहाँ अभी ग्रुप बने तो ऐसे अच्छी तैयारी करने वाले बने, मजे भी करने चाहिए, ऐसा नहीं है कि मजे नहीं करने चाहिए, मैंने तो खूब किए हैं और खूब क्रिकेट खेली है।
क्रिकेट देखी भी है, तो आप भी मजे करते हुए, पर पढ़ने का टाइम है वो फिक्स रखिए कि मैं इतने घंटे पढ़ाई करूंगा, उसके बाद मैं बाहर घूम सकता हूँ। और दृष्टि की आती है करंट की, वो भी आप ला सकते, कोई भी एक मैगजीन जो आपको अच्छी लगती है लाइए, एक बार पढ़िए, 1 से लेकर 10 तारीख तक पढ़ लीजिए, फिर दोबारा उस मंथ में आप अपने रेगुलर सब्जेक्ट पढ़ते रहिए, वापस जब मंथ एंड हो, तो 25 तारीख में एक बार उसको और पढ़ लीजिए, तो मैं मंथ में 2 बार होगी, और जब एग्जाम आए तो दोबारा एक बार उसको और पढ़ लीजिए। तो ये करंट पढ़ने का तरीका है। और इकोनॉमिक सर्वे जो भी आप सोर्स फॉलो कर रहे हो, प्रत्येक दिन इकोनॉमिक सर्वे का एक चैप्टर पढ़िए। सबसे अच्छा है कि आप मूल भी ले आइए, जो मूल भर्ती आती है वो डाउनलोड करके निकाल दीजिए, उसमें आप कंफर्टेबल हो कि आपको उतना भी ज्यादा नहीं है। और अब जो जो राजस्थान गवर्नमेंट का जब इकोनॉमिक सर्वे आया है, वो एकदम क्लासिफाइड और बहुत अच्छा करके आया है, तो आप वो ला सकते हो, आराम से पढ़ सकते हो। आरबीएससी की जो किताबें हैं वो मैंने जरूर पढ़ी है, जो अपने सिलेबस में है। आपके पास आरबीसी हो या एनसीईआरटी, जो पूरी एनसीईआरटी या पूरी आरबीएससी नहीं पढ़नी, जो आरएस के सिलेबस में जो जहाँ पॉइंट करते हैं उनको आप जरूर पढ़िए, क्योंकि लैंग्वेज आरबीसी की एनसीईआरटी की लिखी हुई होती है, उसमें नंबर ज्यादा आते हैं। हिंदी इंग्लिश के लिए मेरे तो नंबर कम आए, हिंदी इंग्लिश में उतने अच्छा रहा नहीं, मेरी इंग्लिश उतनी ठीक नहीं थी, मुझे लग रहा था कि मेरी ठीक है, पर जब पेपर था तो टाइम में 10-20 नंबर का छूट गया, उस वजह से नंबर उतने बढ़िया नहीं आए। और मैंने 11 क्लास ली थी, सर आए थे मेरे जब 2023 का था, तब मैं यहाँ आया हुआ था छुट्टी लेके, तो उसमें विकास सर की 11 क्लासेस लगी थी, निबंध और इन सब की, तो मैंने वो 11 क्लासेस ली थी। और निबंध इस बार सिलेबस में पैटर्न चेंज हो गया, जो निबंध है वो 40 नंबर का कर दिया है। पहले निबंध का इतना योगदान नहीं था, 20 नंबर का था, तो 7 से लेकर 10 नंबर तक सबके आ जाते थे। इस बार निबंध के लिए अलग से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और दृष्टि का रोल पहली बार हिंदी में निबंध के रूप में अब आएगा, क्योंकि दृष्टि की जो हिंदी की निबंध की बुक आती है, आप डेली एक निबंध पढ़िए, या तो लिखने का 7 दिन में एक बार लिख लीजिए, क्योंकि अभी एग्जाम इतना नजदीक है नहीं, पर निबंध जरूर पढ़िए। और निबंध पढ़ने का सबसे बढ़िया तरीका यह है कि जो आपका निबंध का टॉपिक है, उस टॉपिक को आप लिखिए, अपने अनुसार सोचिए कि इसके भूमिका क्या होगी, 5 पॉजिटिव पॉइंट क्या होंगे, 5 नेगेटिव क्या होंगे, लिखना नहीं है, बस ऐसे पॉइंट मतलब सोचिए दिमाग में, और 5 नेगेटिव, 5 क्या उपाय किए जा सकते हैं, 5 सरकार क्या कर रही है, बस इस अनुसार निबंध के डेली एक टॉपिक को आप जरूर पढ़िए। दृष्टि की निबंध की अच्छी बुक आती है। और इंग्लिश में जो भी कोई आपको टीचर अच्छा पढ़ा रहा है, तो उसकी रेगुलर क्लासेस दीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आरएस में सबसे ज़्यादा अपन गांव से आने वाले बालक हैं, तो सबसे समस्या आती है इंग्लिश में। तो इंग्लिश आपको सिलेक्शन भी करने से रोकती है, और रैंक लाने से भी रोकती है, क्योंकि इंग्लिश जो अच्छी जगह से पढ़ के आता है, उसकी अच्छी स्कूलिंग हो रखी है, उसके इंग्लिश में आएंगे 30 नंबर, अपने आएंगे 10 नंबर, तो वो फर्क डालती है। तो इंग्लिश लैंग्वेज है, अपन ये सोच के पाते हैं कि इंग्लिश सब्जेक्ट के रूप में परफॉर्मेंस करेंगे, मेरे साथ यही दिक्कत थी। मैंने बोला सब्जेक्ट मेरा अच्छा था, पर लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, जैसे आपने कोई हिंदी आती है उसी प्रकार इंग्लिश को सीखना पड़ेगा, थॉट प्रोसेस है वो इंग्लिश में करनी पड़ेगी, बस ये है। इसलिए इंग्लिश को डेली पढ़िए, डेली क्लास देखिए, डेली वीडियो देखिए, क्योंकि इंग्लिश एक दिन में कवर नहीं होगी, एग्जाम आ जाएगा पर इंग्लिश नहीं होगी, इसलिए इंग्लिश डेली पढ़ते रहिए। एनसेट मिडाइल के लिए आप किसी भी एक कोचिंग के जो नोट्स है वो पढ़ लीजिए। और जो मैंने बुक तो इतनी पढ़ी नहीं, क्योंकि एनसेट मिडाइल का राजस्थान में उतना कम योगदान है, अभी बड़े क्वेश्चन आने लगे हैं, 1-2 क्वेश्चन आते हैं। मैं बोल रहा हूँ आप सिर्फ राजस्थान का पढ़ के जाएं तो भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। आपन एनसेंट और मिडाइल का योगदान है, नो डाउट, हिस्ट्री बहुत अच्छी पूछी जाती है, परंतु जो राजस्थान का पोर्शन है उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, वो सबके अच्छा होना चाहिए। एंसेंट और मिडाइल के लिए जो एनसीईआरटी की किताब आती है, जो 11th और 12th की कल्चर के लिए, वो कल्चर के लिए बेस्ट है, डायरेक्ट उसमें से क्वेश्चन आते हैं कि जो इंडियन कल्चर की एनसीईआरटी की बुक है वो पढ़िए आप, उसके नोट्स बनाइए, अपने अनुसार बनाइए कि मैं कौन सी चीज़ मेरे को पहले याद रह रही है और कौन सी नहीं, उसके अनुसार अपने नोट्स बनाइए, हो जाएगा। न्यूज़पेपर जिसको इंग्लिश कंफर्टेबल है वो इंग्लिश में पढ़िए, पर न्यूज़पेपर डेली पढ़िए, क्योंकि न्यूज़पेपर में 15 ही 20 मिनट दीजिए, अखबार डेली पढ़िए और एडिटोरियल भी पढ़िए, क्योंकि अब बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं। पहले शायद 2 नंबर के क्वेश्चन आते थे, अभी भी जब मैंने दिया लास्ट टाइम, अब 2 नंबर के क्वेश्चन हटा दिए। तो सब जो लेखन शैली पर डिपेंड है, पहले 2 नंबर में आपने जो लिखा है तो नंबर आएंगे, एग्जैक्ट टू द पॉइंट लिखा हुआ है तो आएंगे, और टू द पॉइंट नहीं लिखा है तो नहीं आएंगे। परंतु अब 2 नंबर के हटाने पर
आप अखबार पढ़िए, अखबार की भाषा देखिए। सरकार और आरपीसी वही पूछती है जो ट्रेंड में रहता है। 40% पेपर करंट पर होता है, जैसे ज्योग्राफी का है तो वो भी पूछा जाएगा, वो भी करंट से रिलेटेड होगा। हिस्ट्री का है तो जो भी कोई मॉन्यूमेंट्स है या कोई चर्चा में रहा है तो उसके अकॉर्डिंग पूछा जाता है। नहीं, अखबार को उस अकॉर्डिंग मत पढ़िए आप कि याद करूंगा मैं। अखबार को सिर्फ उस अकॉर्डिंग पढ़िए कि मुझे देखना है। जब अखबार को आप याद करने बैठोगे तो अखबार को 4-5 घंटे लग जाएंगे। तो याद करने के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ना है, सिर्फ अखबार को न्यूज जितनी कोई पूछ सके गांव में अंकल की अखबार में क्या आया है इतना बता सको बस। नहीं, साइंस में तो साइंस हुई, तो इकोनॉमिक्स है, करंट टेक्नोलॉजी, उसमें तो डेली अपडेट्स आएंगे। जैसे रिसर्च होती है डेली अपडेट्स आते हैं। टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी है तो वो भी अपडेट होगी तो अखबार में आएगी और वो आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आरपीसी जो टेक्नोलॉजी आती है वो सबसे ज्यादा अपडेट पूछती है। जो टेक्नोलॉजी का अभी पेपर आया है पूरा डिफेंस, और जो आपने प्रीवियस ईयर पेपर देखे, एक बार आप सभी प्रीवियस ईयर के पेपर जरूर देखें। जो भी आपका एक तो सिलेबस आपके पास हमेशा होना चाहिए आपके बैग में। जहाँ भी पढ़ाया जा रहा है तो मार्कर से आप हाईलाइट कीजिए कि ये चीज़ पढ़ा दी गई है, ताकि आप सर को भी रोककर पूछें सर आपका ये टॉपिक पढ़ाना बाकी है, आप जो पढ़ा के जाएं। और दूसरा, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो जरूर देखें, क्योंकि आरपीसी पूछ क्या रही है। आप साइंस पढ़ रहे हो तो जनरल साइंस पढ़ रहे हो, और जनरल साइंस पढ़ी 4 महीने आपने पढ़ी, जबकि जनरल साइंस के 2 क्वेश्चन आए। टेक्नोलॉजी की 50 नंबर की पूछ ली, तो आपने साइंस, ऐसा भी नहीं है कि आप पढ़े नहीं हो, साइंस पढ़े हो। क्या साइंस में कौन सी चीज पढ़े हो ये सबसे ज्यादा मैटर करती है। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कीजिए। सर इस एग्जाम की प्रिपरेशन में हमारी मेंटेलिटी की क्या हेल्प रहती है? मेंटेलिटी की बहुत बड़ी, कि मेरे को बनना ही है, पहला तो ये होना चाहिए। दूसरा कि मैं क्यों बनना चाहता हूँ। मेरा, जब पहले मैंने गवर्नमेंट गांव की स्कूल से की थी स्कूलिंग मेरी, फिर मैं आईआईटी जेई करने के लिए सीकर गया था। 11th-12th मैंने सीकर से की है। तो फिर वहाँ मैंने जेई मेंस दिया। जेई मेंस में इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था, पर मेरे को कॉलेज मिले, मतलब इतना परफॉर्मेंस मैंने कर लिया था। फिर मैंने लगा कि मैं वहाँ उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, तो मैं वहाँ से सीकर से छोड़कर जयपुर आया। मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करूंगा। तो मेरे को पहले दिन से ये था कि मुझे आरएस की तैयारी करनी है, और मेरे गांव से भी 3-4 आरएस का चयन उस साल हो रखा था, मुझे ये करना है। दूसरा, मैंने जॉब भी ली, तो जॉब के साथ मुझे पहले दिन था कि मेरे इस जॉब के साथ मतलब कंटिन्यू तो नहीं करना है, मुझे आगे जाना है। जॉब के साथ मैंने पढ़ाई की, वहाँ भी रिक्वेस्ट की, और हेल्पफुल टीम थी कि मुझे पढ़ने का मौका दिया। और उस दिन भी मतलब जैसे कुछ लोग होते हैं कि अपन तो मार साहब बन गए, अब तो क्या ही पढ़े, गाँव में शादियाँ जिमेंगे। पर मेरा था कि मैं पढ़ूंगा और आरएस बनूंगा। कि तो इसमें मेंटेलिटी, मैं मेरे भी मेंटेलिटी में डिप हुआ। 2023 में मैं ये सोच के किया था कि इतने सौ लोग पढ़ रहे हैं, इनके इतने टेस्ट में अच्छे नंबर आ रहे हैं, तो मेरा नहीं होगा। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अपने को किसी भी मोमेंट में ये नहीं लगना चाहिए कि मैंने पढ़ा है वो कम है और मेरे पास वाले ने सबसे ज्यादा पढ़ा है। ऐसा होता है तो मेरे पहले पेपर में चयन नहीं होता ग्राम विकास अधिकारी में। और यहाँ भी कितने लोग होंगे जो मेरे से ज्यादा सीनियर है, ज्यादा पढ़े होंगे, पर नहीं हुआ। हो सकता है उनसे कमी रह गई, पर जो मेंटेलिटी स्ट्रांग है इस बार मेरा था कि आरपीसी में जो चयन होगा मेरा, रैंक ऊपर नीचे हो सकती है पर चयन जरूर होगा। इस मेंटेलिटी के साथ की थी। मैंने कहा जॉब में 3 साल हो गए, अब वो पढ़ने नहीं देंगे, धक्का मारेंगे कि तूने खूब पढ़ लिया, जॉब से काम चोरी कर ली, अब मेरे को जॉब चेंज करनी है। तो इस वजह से मैंने दिया था और हो गया। तो मेंटेलिटी बहुत स्ट्रांग रखनी चाहिए कि मेरा इंटरव्यू में भी सामने वाला क्या पूछेगा, तो अपने को आता है वही, नहीं आता सॉरी बोल देंगे। बस इंटरव्यू के लिए भी मैं यही तैयारी करके गया था कि आता है बता दूंगा, नहीं आता सॉरी सर नहीं पढ़ा। बस ये मेंटेलिटी है कि मेरा हो जाएगा और तो क्या पूछेंगे। जो आप पढ़ रहे हो आपके नोट से ही पूछा जाएगा। 100% पेपर नोट्स के आसपास से ही आता है, और 100% नहीं आता तो भी जो आपने नोट्स में है वो पढ़ लिया तो सिलेक्शन हो जाएगा। बस ये है। सर आप रिवीजन कैसे करते थे? रिवीजन, जो टेस्ट सीरीज होती है, कोई भी आप एक टेस्ट सीरीज फॉलो कीजिए। टेस्ट सीरीज में ऐसे पैटर्न रहता है कि 7 दिन में आपको अलग अलग टॉपिक्स या सब्जेक्ट्स होते हैं, और फिर 14 दिन में मेजर टेस्ट होता है। तो आप मेजर टेस्ट के दौरान कोई भी मतलब पूरा रिवीजन हो जाता है, और छूट जाता है तो वापस दोबारा पढ़ ले। और अब एग्जाम के दिनों में रिवीजन की आपने पढ़ लिया, जैसे ज्योग्राफी पढ़ रहे हो
तो 7 राजस्थान की ज्योग्राफी 7 दिन में कंप्लीट हो जाती है, 4 दिन में ही हो जाती है, पर आप 7 दिन मान के चलो। फिर एक बार उसको पढ़ लिया, फिर मंथ के एंड में दोबारा उसका रिवीजन कर लो, बस ये। थैंक यू सर। इंटरव्यू में किस तरह के प्रश्न पूछे गए? क्योंकि मेरी जॉब है वो ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़ी हुई है, तो मेरा इंटरव्यू 30 मिनट के आसपास चला था, 30 से 35 मिनट। उसमें से 15 मिनट तो लगभग ग्राम सेवक क्या करता है, आप ग्राम विकास अधिकारी के पद पर आपने क्या किया, सरपंच पद की क्या अवधारणा होती है। और एक मेरे को ऑकवर्ड क्वेश्चन लगा, ग्राम विकास अधिकारी से पूछा गया कि आप किसी नक्सलवादी क्षेत्र में होते तो लोगों को नक्सलवाद से जोड़ने के लिए कैसे रोकते हैं ग्राम विकास अधिकारी के पद तौर पर। मेरे लिए चुनौतीपूर्ण था, मैं सर AK-47 के आगे तो ग्राम विकास अधिकारी क्या करे। फिर मैंने बोला सर मैं उनको बोलता कि मैं आपका आवास बना दूंगा और आपको नरेगा में रोजगार दे दूंगा, और जो आपके पानी है और भी अदर समस्या है, खाद्य सुरक्षा में NFSA के तहत गेहूं प्रदान कर दूंगा, और गांव में कोई रोजगार की स्कीम चलाऊंगा ताकि वो मान जाएंगे कि नक्सलवाद से नहीं जुड़े। और भी ये बोल दिया कि सरकार की गाइडलाइन है 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को पूर्णतः खात्मा कर देंगे, तो सरकार इस और अग्रसर है तो हो जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन है, वीडियो के पद पर रहते हुए किस प्रकार सामाजिक समस्याओं का सामना करना पड़ा? तो मेरी जो पोस्टिंग है वो घर से 2 किलोमीटर थी, तो मैं ज्यादा सामाजिक क्रांतिकारी तो नहीं कर सकता, क्योंकि गांव वाले जैसे कभी कभार जैसे तैयारी के दौरान कोई काम में देरी हो जाती तो लोग सीधे घर भी आ जाते थे कि वीडियो साहब आपके तो साइन करने करो, तो मैं बोल देता ये ठीक नहीं है, तो वो भी बोलते यार हम तो आपके पड़ोसी है, ठीक तो अब कहाँ से करके वापस घूम के कहाँ है। तो सामाजिक समस्याएं होती है चुनौतीपूर्ण, परंतु अभी जो शिक्षा का स्तर जो बढ़ा है, लगभग सामाजिक कुरीतियां अपनी अंतिम स्याह पर है, लगभग खत्म सी होने जा रही है। फिर भी जो बची हुई है अपन जो योगदान दे सकते हैं कि भाई किसी को बैठे हैं तो अपनी ओर से पॉजिटिव कहें, कहें किसी को बोल दें कि ये मृत्यु भोज नहीं करना चाहिए। हो सकता है आपको विरोध भी करने का मौका मिलेगा, पर अपने को तो अपनी बात रखनी है सिंपल कि भाई मृत्यु भोज नहीं होना चाहिए या नशा नहीं होना चाहिए। हो सकता है उस समय आपको पूरी बात वो नहीं सुने, फिर भी अपने को अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहिए और लोगों को मोटिवेट करता रहना चाहिए कि ये चीज सही है, ये गलत है, बस इतना अपनी ओर से डिलीवर करना चाहिए। स्ट्रेस से बचने के लिए क्या करते थे? स्ट्रेस आता है, RS की लंबी जर्नी है, और स्ट्रेस जो 7 से 8 लाख फॉर्म भरे जाते हैं प्रीलिम्स के लिए, प्रत्येक स्टूडेंट को स्ट्रेस रहता है। और बाद में 20,000 मेंस के लिए, 20 से 25,000 मेंस के लिए शॉर्ट लिस्ट होते हैं, उनको भी स्ट्रेस रहता है। और फिर वापस 2000 से 2200 लोग इंटरव्यू के लिए होते हैं, उनको भी स्ट्रेस रहता है। तो और जो फर्स्ट रैंक आती है उसको भी स्ट्रेस रहता है, उसको भी रिजल्ट से आधा घंटे पहले पूछ लो कि भाई तेरा होगा, तो कहना मुझे नहीं पता। तो स्ट्रेस प्रत्येक व्यक्ति को होता है, बस अपने को अपने अनुसार है कि मैंने मेरी ईमानदारी से पढ़ाई करी है, मैंने सिलेक्शन उसी का होगा जिसने पढ़ा है, तो मैं अपनी ईमानदारी से पढ़ा हूँ तो मेरा भी होगा। स्ट्रेस आता है, पर स्ट्रेस को मैंने तो ये कह के मतलब टालने की कोशिश की खुद से स्ट्रेस को, कि मैंने मेरी ईमानदारी से पढ़ ली, नहीं होगा तो दोबारा और पढ़ लूंगा, कम मेहनत मेरे से अच्छी मेहनत करने वाला का हो जाएगा। और लकीली मेरे को उतना स्ट्रेस झेलना भी नहीं पड़ा, क्योंकि मैंने जो भी पेपर दिए भगवान मेरे पर दयालु था थोड़ा, तो लगभग पेपर पार होते जा रहे हैं, तो स्ट्रेस का उतना मौका मिला नहीं। 2023 की मेंस में जब विफल हुआ तो थोड़ा स्ट्रेस हुआ था, पर आप अपने पास अच्छे दोस्त रखिए तो ताकि स्ट्रेस के समय आपको मोटिवेट कर सके कि तेरा तो हो ही जाएगा। तो ये भाई साहब बैठे हैं, तो इन्होंने मेरे को जब मैंने ग्राम विकास अधिकारी की तैयारी शुरू की थी, मैं कॉलेज में 3 साल खूब क्रिकेट खेला जम के जयपुर में, जो अभी सिटी पार्क है वहाँ पर पहले खाली जगह हुआ करती थी, तो 3 साल मैंने क्रिकेट खेली। फिर मेरे को बोला कि तू पेपर आ रखा है तो पढ़, तैयारी कर, तेरा हो जाएगा उसमें, क्योंकि मेरी मैथमेटिक्स अच्छी थी और वीडियो के पेपर में 30 से 32 नंबर की मतलब मैथ के क्वेश्चन आते हैं। बोला कि तू पेपर तैयारी कर, तेरा हो जाएगा। मैंने मैंने कहा उसमें तैयारी में तो बहुत सारे सीनियर लोगों का होता है, मैंने तो अभी तैयारी नहीं की है, मैं 6 महीने ही पढ़ा हुआ हूँगा। वीडियो को मैंने पेपर दिया तो लकीली ऑल राजस्थान में 39th रैंक आई थी वीडियो में, तो पहले ही पेपर में कंपटीशन में सिलेक्शन हो गया। तो उसके बाद में ना स्ट्रेस झेलने का मिलना नहीं, और घर वाले भी सपोर्टिव थे कि तू सेलेक्ट हो गया तब आगे भी पढ़ता जा। आप घर वालों से ये कहिए, घर वालों के प्रति ईमानदार रहिए, तो स्ट्रेस सबसे दूर उसी वजह से होगा, क्योंकि अपने आपके पास परफॉर्मेंस का दबाव है, कि दबाव घर वालों से है। गांव में सामाजिक लोग क्या बोले उससे फर्क नहीं पड़ता, घर वालों को ये बोले मैं ईमानदारी से मेहनत कर रहा हूँ, ईमानदारी से पढ़ रहा हूँ, मेरा जिस दिन मेहनत मेरी लगेगी पीक पर होगी, मेरा सिलेक्शन हो जाइए,
जो भी आप पढ़ते हो, जो भी चीज गतिविधि करते हो, घर वालों से जब आप ईमानदारी नहीं रखोगे ना, उसी वजह से स्ट्रेस आता है। दूसरा स्ट्रेस का मुझे कोई कारण लगता नहीं है। स्ट्रेस इस वजह से आता है कि आपकी मेहनत में कमी है, या आप पढ़े नहीं हो, सिलेक्शन का डर होता है। बस ये बात आप घर वालों को बता भी दो कि मेरा इस बार नहीं होगा, तो आप में स्ट्रेस होगा ही नहीं। ये है। सिविल सेवाओं में आने की प्रेरणा काफी जटिल क्वेश्चन है। सिविल सेवा लगभग अपन जब तैयारी करते हैं देखते हैं कि जैसे मेरे गांव में 3-4 लोग आरएस थे, तो मुझे प्रेरणा तो वहीं से मिली कि मुझे भी आरएस बनना चाहिए। दूसरा अपन तैयारी करते हैं तो भारत में जो सबसे अच्छी सेवाएं हैं, राजस्थान की भी सबसे अच्छी प्रतिष्ठित सेवाएं हैं कि जाने का मौका मिलेगा और एक्सपोजर मिलेगा, पब्लिक के सामने बात करने का मौका मिलेगा और सबसे अच्छी सर्विसेज है। अपने गांव की पृष्ठभूमि पर किस तरह की सामाजिक समस्याओं का सामना करना पड़ा जिससे आपको लगा कि इसमें सुधार की आवश्यकता है? हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ी जो समस्या थी वो है नशे की। जो अवैध तस्करी होती है, क्योंकि पंजाब से लेकर गंगानगर होते हुए मारवाड़ में नशे का एक सामान्यीकरण है कि आप वहाँ जाओगे तो नशा आपको बोले आपकी अफीम खाइए या फिर डोडा पीजिए। परंतु अभी कुछ अच्छे अधिकारी और कर्मचारी वहाँ पे पोस्टेड है, तो इस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो सामाजिक पृष्ठभूमि जो मुझे ऐसा लगता था कि इसका इतना सामान्यीकरण नहीं होना चाहिए, तो नशे वाले लोग हैं इनका विरोध किया जाना चाहिए कि नहीं करे। बाकी जो बाल विवाह और जो दहेज की है, वो तो जो लोग एजुकेटेड हो रहे हैं वो धीरे धीरे अपने आप कम कर रहे हैं। जैसे आप में भी, जैसे आज से 10 साल पहले आप ही के मेरी उम्र के मिलते तो उनका बाल विवाह हुआ होता, परंतु आज जो है अपन क्लास में बैठे हैं तो बाल विवाह किसी का हुआ भी होगा तो बहुत कम लोग हैं। तो समस्याएं एजुकेशन के साथ अपने आप खत्म हो जाएगी। अगर आरएस का एग्जाम 2028 में दिया जाए तो क्या अलग से अदर एग्जाम की तैयारी के साथ साथ आरएस की तैयारी कैसे करें? आपको जरूर जब आरएस का एग्जाम 2028 में दिया जाए तो आपको बिल्कुल, आप इसमें बहुत सारी चीजें मैटर करती है कि आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी है। जैसे मेरी तो नहीं थी कि मैं सिर्फ आरएस पर ही रिलाई करूं कि बनना है तो आरएस ही बनूं और कुछ नहीं बनूं, क्योंकि परिवार की आमदनी और आर्थिक स्थिति भी देखी जाती है। तो यदि आपकी स्ट्रांग है, आपके परिवार वाले बैकअप कर रहे हैं कि आप तो जब आरएस ही बन, तो आप उसमें कंटिन्यू कर सकते हो। और यदि नहीं है तो आप कोई भी राजस्थान में मतलब राजस्थान में जो कंपटीशन का एग्जाम है, जैसे पटवारी, ग्राम सेवक, और यदि आपने एजुकेशन मतलब बीएड कर रखी हो तो टीचर्स, इनमें आरएस वाला आप सेम पढ़िए। इसके अलावा 5 सब्जेक्ट आप और पढ़िए। आपकी मैथमेटिक्स, डेली मैथमेटिक्स की क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, रीजनिंग पढ़िए, इंग्लिश पढ़िए, साइंस पढ़िए और हिंदी पढ़िए। ये 5 आपको आरएस में भी जो मतलब प्रीलिम्स में भी योगदान देगी। और कोई भी यदि 5 चीजें ये आपकी स्ट्रांग है तो आप राजस्थान का कोई भी कंपटीशन पेपर निकाल सकते हो। मैंने अभी जो आरएस मेंस के बाद एसआई टेली कम्युनिकेशन का पेपर भी दिया था। टेली कम्युनिकेशन के लिए 98 पोस्ट की वैकेंसी आई थी, तो अभी ये आरएस का रिजल्ट आना था, उससे पहले मैंने वो पेपर दिया। वो पेपर भी मेरा पार हो गया, क्योंकि मैंने पढ़ के नहीं दिया था, परंतु मेरी हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स, रीजनिंग अच्छी है। मेरे को लगता है कि ये अच्छी होगी तो जीके कई बार अपने पढ़े हुए में से आता है या नहीं आता, पर हिंदी तो वही है, इंग्लिश भी वही है, रीजनिंग मैथमेटिक्स वही है। तो आप वो पढ़िए, उनको अच्छे स्ट्रॉन्ग कीजिए तो एक जॉब होगी, बैकअप होगा। आप वो स्ट्रेस मैनेजमेंट का सबसे अच्छा है कि आपके पास ऑप्शन होना चाहिए, ये ऑप्शन बी। और राजस्थान की तैयारी कर रहे हो तो आपके पास ऑप्शन बी जरूर होना चाहिए। ये मेरा मानना है, आप भी इस पर विचार कीजिए। 2 साल है कि तैयारी करें? 2 साल? तैयारी के लिए 2 साल खूब है तैयारी के लिए। लोग बोलते हैं 2 साल है कुछ भी कर रहे, ऐसे घूम। नहीं नहीं, 2 साल खूब है। मैं बोल रहा हूँ मेरी आप में से आपकी ग्रेजुएशन कब हुई? अभी चल रही है। चल रही है। मेरी 2021 में ग्रेजुएशन हुई थी, 2022 या 23 में ग्राम सेवक लग गया, और अभी 25 में, ये 26 में मैं तो मैंने 25 में ही दे दिया था, अब 26 में बन गया। तो 2 साल की तैयारी, 2 साल की हो गया। तो 2 साल की तैयारी खूब है राजस्थान के लिए। 2 साल में खूब आराम से जो कोचिंग में पढ़ाते हैं वो पढ़िए, और अपनी ओर से भी तो मेहनत कीजिए, तो हो जाएगा 2 साल। किसी भी 6 महीने भी खूब होते हैं। यहाँ पे मेरा ये मानना है कि सही सर्विस में सब ये कहते हैं कि एक लंबी मैराथन है, कि आप पढ़ते जाएंगे, बहुत समय बाद होगा। ये एक सच भी है, पर मेरा इसे एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप इंटेंसिटी क्या है, आप मतलब कम समय में कितना ज्यादा पढ़ते हो वो भी मैटर करता है। पर मेरा पहले आप आराम से पढ़िए अभी,
जो कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है उसको डेली रिवीजन कीजिए। जब एग्जाम पास में आए तो आप सबसे अच्छा पढ़िए कि मैं बाकी पढ़ने वाले हैं उनसे सबसे ज़्यादा पढ़ूंगा। इंटेंसिटी भी रखिए, दोनों मैराथन भी है और 100 मीटर की रेस भी है। 100 मीटर की रेस प्रीलिम्स के बाद की है कि प्रीलिम्स के बाद आप कितना अच्छा लिखते हो, कितना पढ़ते हो, दोनों पे काम कीजिए आप। तो 2 साल तो बहुत खूब है राजस्थान में, 2 साल में तो आप टॉप करोगे। पहले तो सर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप बता रहे थे कि आपने जॉब के साथ साथ तैयारी करी, तो आप जैसे जॉब का टाइम जॉब को दे देते, फिर उसके बाद कैसे क्या शेड्यूल रहता था आपका घर पे पढ़ाई का? एक साथ क्या क्या मतलब कौन कौन सी सब्जेक्ट एक साथ पढ़ते थे, या प्री को ज़्यादा महत्व देते थे या फिर मेंस को? और फिर आंसर राइटिंग के लिए भी थोड़ी टिप्स बता दीजिए सर। जॉब के दौरान मैंने छुट्टियां भी, जब एग्जाम पास में थे तो छुट्टियां भी ली है, विदाउट पे भी हुआ हूँ। और मेरी जो साथ वाले कलीग्स थे और सीनियर्स थे उन्होंने बहुत योगदान दिया कि मेरा काम बांट दिया। मैंने उनको बोल दिया कि मेरे ये काम कर दो, मेरी ये एक्सेल सीट बना दो, तो उन्होंने मेरा योगदान भी दिया और मेरा खूब काम में सहयोग किया। और सीनियर्स भी मेरे लिए अच्छे रहे। और दूसरा, जॉब के साथ घर के पास में थी तो बना बनाया खाना मिल जाता था और तैयारी करने के लिए टाइम भी मिल जाता था। और प्रीलिम्स का मेरे को ऐसा लगता था कि प्रीलिम्स मेरा हो ही जाएगा, मैं मेंस की तैयारी करूंगा। इसीलिए तो मैंने दृष्टि में आरएस मेंस कोर्स ज्वाइन किया। मुझे ऐसे लग रहा था कि प्रीलिम्स में निकाल दूंगा क्योंकि मेरे राजस्थान स्ट्रांग है और जो मैंने 5 बताए कि हिंदी इंग्लिश वो अच्छे हैं, तो मैं प्रीलिम्स तो हो ही जाएगा। मेंस के लिए मैंने राइटिंग प्रिपरेशन के लिए इतने टेस्ट तो नहीं लिखे क्योंकि राजस्थान में अभी जो सिलेबस चेंज हुआ ना, इसमें राइटिंग स्किल का बहुत बड़ा योगदान आएगा। इससे पहले आपको चीजें आनी चाहिए, पहले आपको याद होनी चाहिए, उसके बाद आप लिख पाओगे। जब राइटिंग प्रैक्टिस किसकी करोगे जब याद ही नहीं है? तो पहले आप खूब अच्छे से पढ़िए, उसके बाद लिखने की प्रैक्टिस भी कीजिए। मतलब जैसे डेली रूटीन क्या रहता था आपका, मतलब सुबह जैसे जगते ही मतलब कौन कौन सी सब्जेक्ट पढ़ते थे, क्या जैसे पढ़ते थे? ग्राम विकास अधिकारी में 5 डे जॉब है, मतलब सैटरडे संडे छुट्टी रहती है। और जैसे किसी दिन काम हुआ तो आप 9 बजे गए, 12 बजे वहाँ फ्री हो गए, वहाँ पढ़ लिया। जैसे मैं राजस्थान वाला पोर्शन पहले 2 साल जयपुर में था, तब पढ़ के गया था। वहाँ मैंने एथिक्स, पबेट, जो साइंस टेक्नोलॉजी थी, उसमें से किसी एक सब्जेक्ट को सुबह पढ़ लिया, एक सब्जेक्ट को शाम को पढ़ लिया। और करंट और जो इकोनॉमिक सर्वे थे वो मैं रात के समय पढ़ता था। ओवर थिंकिंग होती है तो उसको कम कैसे किया आपने, कैसे मैनेज की? ओवर थिंकिंग, मुझे लग रहा है कि इंस्टाग्राम आने के बाद ये वर्ड ज्यादा ज्यादा पॉपुलर हुआ है कि पहले जो ऐसे शब्द थे ना वो कम पॉपुलर हुआ करते थे कि ओवर थिंकिंग। अब ओवर थिंकिंग ये सब न्यू नॉर्मल हो गया है कि ओवर थिंकिंग होती है जरूर। कई बार अपन जैसे रात को 12 बजे सो जाते हैं तो नींद नहीं आती 2 बजे तक, 3 बजे तक कि मेरा क्या होगा। ये उसका कारण क्या है? उससे पहले अपन ने 2 घंटे फोन चला रहा होता है। जैसे मैच देख रहे थे, मैच चल रहा था तब विराट कोहली खेल रहा, अच्छा लग रहा था। पर जैसे ही मैच पूरा हुआ उसके बाद फोन बंद किया तो स्क्रीन देख की होती है कि नींद नहीं आएगी। उसके बाद लगता है कि मेरा क्या होगा। पहले तो ये लग रहा है कि आरसीबी का क्या होगा, उसके बाद उसके बाद लगता है कि मेरा क्या होगा। तो इसका यही है कि फिर वही वापस आप जवाब दीजिए कि मैं दिन भर पढ़ा हूँ और जितना पढ़ना चाहिए था उतना मैं पढ़ा हूँ, और नहीं पढ़ा हूँ तो मैं कल पढ़ लूंगा। या आज मेरी पढ़ाई नहीं हो पाई, कई बार ऐसा होता है कि अपनी पढ़ाई नहीं हो पाती, तो उसका ओवर थिंकिंग नहीं होनी चाहिए। पर आप पर 5% ये प्रेशर रहना चाहिए, खुद के प्रति ईमानदारी होनी चाहिए कि मैं आज नहीं पढ़ा तो इस कारण नहीं पढ़ा, कल पढ़ लूंगा। या अगले दिन मेरे को ये लगना चाहिए कि मैं ये पढ़ लूंगा, आज मेरी पढ़ाई इस कारण से नहीं हो पाई, कल मैं जरूर इस बारे में पढ़ूंगा। ये मैनेज का यही तरीका है। बाकी ओवर थिंकिंग किस कारण से हो रही ये बड़ी वजह है। ओवर थिंकिंग के भी बहुत सारे कारण होते हैं, तो जैसा आपका जो कारण है उस कारण पर मैनेज करने के अलग अलग तरीके होते होंगे। आप डेली कितने घंटे पढ़ते थे? इसका कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है कि जिस दिन जैसा टाइम मिला और जिस दिन जैसा पढ़ने का मन हुआ, कि किसी दिन बढ़िया पढ़ाई की 10 घंटे पढ़ लिए, 12 घंटे भी पढ़ लिए, और किसी दिन 2 घंटे ही हुई, 4 घंटे ही पढ़ाई हुई। तो इसका कोई फिक्स, और आदमी 7 दिन लगातार एक जैसा कभी नहीं पढ़ सकता, और महीने में भी पूरे महीने कभी नहीं पढ़ सकता। ये ग्राफ ऊपर नीचे होता रहेगा कि आप डेली
आप डेली 7 दिन लगातार 10 घंटे, कोई कहता है कि मैं पढ़ा हूँ, तो हो सकता है कि ब्रिलियंट बात है, वो पढ़ा हुआ होगा। मैं तो एग्जॉस्ट हो जाता हूँ, मैं 2 दिन पढ़ लिया, लगे खूब है, एक दिन आराम करेंगे फिर पढ़ेंगे। तो ऐसा होता है कि डेली, और एग्जाम के दिन होते हैं उस समय तो पढ़ना ही पड़ता है, क्योंकि आप नहीं पढ़ोगे तो आपके साइड वाला पढ़ रहा होगा। तो उसके बाद अभी तो आप 5-7 घंटे पढ़िए आराम से, और साथ में एंटरटेनमेंट भी कीजिए। जब एग्जाम पास में आए तो उस समय जोर लगाना, नहीं तो अभी एग्जॉस्ट हो जाओगे। कौन सी कोचिंग से पढ़ते हो ये मैटर नहीं है, सभी एक चीज पढ़ाएंगे, एक ही चीज है, वो भी एनसीईआरटी से पढ़ाते हैं, बाकी आरबीसी से पढ़ाते हैं। तो आप खुद के लास्ट एंड ऑफ द डे खुद की मेहनत काम आएगी। पर कुछ इनका ये सबसे बेस्ट डिलीवर करेंगे अपनी ओर से। ये तो चाहते हैं यहाँ बैठे हुए प्रत्येक स्टूडेंट का सिलेक्शन हो, तो उनका नाम होगा कि हमने इतने सिलेक्ट स्टूडेंट कर दिया। ये तो प्रत्येक स्टूडेंट का ये चाहते हैं कि सिलेक्शन हो, इस बैच के अलावा भी। पर वो तो अपने पर है कि अपन ईमानदारी से मेहनत करें। ये तो टीचर्स आएंगे, टीचर्स ईमानदारी से पढ़ा के जाएंगे, अब अपन ईमानदारी से पढ़ लेंगे तो अपना हो जाएगा। नेक्स्ट और पूछना है तो। सर ऐसे आपकी जर्नी में किसका योगदान है? अभी वो दिनेश बिश्नोई के लिए बहुत बोल रहे हैं कि उनकी वाइफ का है, ऐसे आपका मतलब कोई दोस्त वगैरह हो तो बताओ थोड़ा। पहली बात, मेरी घरवाला ने अभी शादी नहीं की है, तो वाइफ का योगदान मैं किसकी वाइफ का बोलूं, मेरे तो शादी नहीं। तो शादी मेरी अभी हुई नहीं है। बाकी सबसे बड़ा योगदान मेरी माताजी और पिताजी का है। माताजी आज भी अ, खेती करके पढ़ाते हैं, मतलब क्योंकि हम किसान परिवार से हैं। और पिताजी मेरे ट्रक ड्राइविंग का काम करते हैं, ट्रक ड्राइवर है। और मैं सिलेक्शन के बाद में भी उनसे अभी तक मिला नहीं हूँ, क्योंकि वो चेन्नई गए हुए हैं तो आ नहीं पाए। और दूसरा, दोस्तों का बहुत बड़ा योगदान है, मुझे हर स्टेप पे बहुत अच्छे दोस्त मिले। और उनके उनको लगता था कि तेरा हो ही जाएगा। मतलब हर जितने भी मेरे को दोस्त मिले, उनको ऐसे लगता था कि तू पढ़ने में अच्छा, तेरा हो जाएगा। और दिनेश बिश्नोई और मैं सेम ही पंचायत समिति में और सेम जिले में पोस्टिंग है, हम दोनों साथ ही पढ़े हैं, सेम लाइब्रेरी में थे। और उस समय दोनों साथ में रहते थे। पर उसकी पिछली बार 57th रैंक आ गई थी, और 57th रैंक आने पर भी उसको ये नहीं पता था कि मेरा इस बार भी होगा। तो इस बार फर्स्ट रैंक आई। मैं उससे कल नहीं परसों मिला लास्ट टाइम अभी, तो हम खाना खाने बाहर गए थे, 5-7 लोग बाहर साथ में थे। जब वापस आ रहे थे तो मैं उससे मिला, मैंने पूछा, उसने मेरे को कहा यार फर्स्ट रैंक आ गई। क्योंकि किसी को नहीं पता चलता कि फर्स्ट रैंक आएगी, मतलब सिलेक्शन होगा। तो ये है कि मेहनत उसने बढ़िया की थी। उसने, वो मेरे से सीनियर है 1-2 साल, उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। तभी मैं आपको जोर से कह रहा हूँ कि उसमें और मेरे में ज़्यादा जो फर्क किया वो इंग्लिश ने किया। क्योंकि उसके पेपर 4 में 94 नंबर है और मेरे 62, और हमारे दोनों के बीच में गैप है, वो इंग्लिश का ज़्यादा है। बाकी उसकी लेखन शैली बहुत अच्छी है। तो दोस्त, उसके साथ रह के मुझे भी फायदा हुआ कि मेरा सिलेक्शन हो गया। तो आप ऐसे अच्छे दोस्तों को सिलेक्ट कीजिए। उसका भी बहुत बड़ा योगदान है मेरे सिलेक्शन में, क्योंकि इंटरव्यू के वक्त भी हम साथ में थे, और तैयारी के दौरान भी। शॉर्ट्स नोट्स अपने खुद की होनी चाहिए, एक जैसे रजिस्टर रखो कि ये कॉपी जब एग्जाम प्रीलिम्स का हो जाए उसके बाद मेंस का जो पढ़ो ना, ये चीज़ मेरे को याद है। और उसको एक पेज में, पूरे टॉपिक को एक पेज में कैसे लिखना है, जैसे ये चीज़ है, ऊपर की हेडिंग लिख दो कि जैसे नोट्स 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो ये 5 पॉइंट है, इस 5 पॉइंट्स के आगे मैं क्या लिख दूंगा, वो आप नोट कर दीजिए, ताकि एग्जाम के मैं एक दिन में एक सब्जेक्ट पढ़ पाऊँ। और शॉर्ट्स नोट्स लिखने की सबकी अलग अलग टेक्नोलॉजी होती है। इतना ही पूरा शॉर्ट्स नोट नहीं लिखना कि पूरा कॉपी लिख दी, छोटे लिख दिए पर पूरी कॉपी में लिख दिए, वो नहीं होना चाहिए। शॉर्ट नोट्स के नाम पर आप पूरा लिख देते हैं। बस ये जो इम्पोर्टेंट है और ये मेरे को याद करने में दिक्कत आ रही है, उसको आप लिखते जाइए। सबकी शॉर्ट्स नोट्स आप पढ़ोगे, तैयारी करोगे, तब अपने आप पता चल जाएगा कि मेरी कौन सी चीज़ वीक है और किस चीज़ को मेरे को ज़्यादा फोकस करना है, वो आपको पता चल जाएगा। और आप अपने अकॉर्डिंग बनाना, क्योंकि शॉर्ट्स नोट्स बनाने की सबकी अलग अलग टेक्नोलॉजी होती है। किसी की फैंसी लगते हैं, जैसे मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, मेरे शॉर्ट नोट्स अच्छे देखने में अच्छे नहीं लगते, मैं कम ही बनाता हूँ। मेरे खुद को ही अच्छे नहीं लगते, तो फिर मैं एग्जाम वालों को कैसे लगेंगे। सर, आप सामाजिक समारोह व शादियों में जाते थे या नहीं? डिपेंड करता है कि शादी मतलब
एक मारवाड़ में मेरी शिकायत है कि सभी शादियां गर्मियों में होती है, तो गर्मियों में शादी में जाने में इस वजह से नहीं रहता कि गर्मी ज्यादा है, बाकी ये कारण नहीं रहा कि मैं तैयारी कर रहा हूँ सामाजिक शादी में। खूब गया हूँ, खूब जिमा हूँ मैं तो भाई। शादी में जाना चाहिए क्योंकि शादी और सामाजिक प्रोग्राम ऐसे भी नहीं है कि आप शादी प्रोग्राम में आज इस दोस्त की शादी में चला गया, सबकी वहां 10 दिन रह के आगे, आप एक दिन जाओ वापस आ जाओ। जाना चाहिए क्योंकि आखिर अपन पढ़ भी किसके लिए रहे हैं, सोशल मतलब सामाजिक जीवन के लिए तो पढ़ रहे हैं, तो आपको जाना चाहिए। पर ज्यादा नहीं कि दोस्त की शादी है 10 दिन वहां काम करो, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। आप अपने दिन के 24 घंटे किस प्रकार से यूज करते हैं वो इसका कोई पर्टिकुलर नहीं है कि आज जैसे आज अभी यहाँ आ गया तो मेरे को प्लान नहीं था कि 24 घंटे इस प्रकार होंगे, तो किसी दिन जॉब में लगने के आज काम ज्यादा था तो उसका पैटर्न अलग होगा, दूसरे दिन का पैटर्न अलग होगा। और जैसे किसी क्रिकेट खेलने चले गए तो उस दिन का पैटर्न अलग होगा, उस दिन की पढ़ाई अलग होगी, तो सबका अलग अलग है। मैं तो सुबह जल्दी उठने में विश्वास करता हूँ, इतना भी जल्दी नहीं, 7 बजे को मैं जल्दी मानता हूँ। क्योंकि जयपुर के ट्रेंड के अनुसार 7 बजे बहुत जल्दी है, क्योंकि 7 बजे उठो और 7 बजे के बाद में 8 बजे तक ये रहो, लाइब्रेरी पहुंच जाओ और फिर 12 से 2 वापस आ जाओ खाना वाना खाने के लिए। फिर मैं दिन में नहीं सोता, दिन में मेरे को नींद नहीं आती, मैं फिर वापस लाइब्रेरी जाता हूँ, 7-8 बजे तक पढ़ता हूँ, फिर 9 से 10 बजे खाना खा लिया, फिर 1-2 घंटे कोई वीडियो देख लिया या फिर किसी से बात कर ली। इस प्रकार ये रूटीन रहता है घर वालों से। ये बड़ा इंटरेस्ट है कि किससे। सर आरएस की तैयारी के साथ गर्लफ्रेंड से संतुलन कैसे बनाए। जिस क्वेश्चन पे अल्लाह होना चाहिए कि तैयारी कैसे करें उस पे नहीं है, इस पे ज्यादा है। यदि ऐसा जरूरी नहीं है कि बनानी ही चाहिए, आपके है तो कंटिन्यू करो। मैं ये सजेशन नहीं दे रहा हूँ कि आपको बनानी ही चाहिए, नहीं बन रही है तो कोई समस्या होगी आप में और बनाने का प्रयास कीजिए, पर ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि गर्लफ्रेंड होनी भी चाहिए। यदि कोई है तो अच्छे दोस्त होना चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है, लड़का लड़की दोस्त हो सकते हैं। आपकी गर्लफ्रेंड है तो अच्छी बात है, आप एक दूसरे को पढ़ने में सपोर्ट कीजिए, कोई बुराई नहीं है। क्या ज्यादा ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप बात ही करते रह जाओ। ऐसे भी नहीं है, आप कल मान लो कि आपकी अच्छी गर्लफ्रेंड है या दोस्त है, आप उससे शादी करना चाहते हो तो आप घर वालों को अपना रिपोर्ट कार्ड ये बताओगे कि हम दोनों पढ़े हैं इस वजह से शादी करेंगे। ऐसे तो नहीं कहोगे कि मैं 5 घंटे बात की आपकी लड़की से तो मेरी शादी कर लो, इस वजह से आप पढ़ो फिर उसके साथ कंटिन्यू करोगे कि वो आपका रिपोर्ट कार्ड होना चाहिए कि मैं सिलेक्ट हो गया हूँ, अब मेरी शादी कर दो। सर यूपीएससी के एग्जाम को आरएस का एग्जाम देना चाहिए, यूपीएससी के एग्जाम को आरएस का एग्जाम देना चाहिए, मतलब यूपीएससी का एग्जाम देना चाहिए आरएस के साथ, ऐसा क्वेश्चन है। ऐसा ही मैं भी सोच रहा हूँ कि अभी मैंने पहले तो दिए नहीं यूपीएससी के, अभी तक कोई अटेम्प्ट दिया नहीं है, अब मैं सोच रहा हूँ कि मेरे को यूपीएससी का तैयारी करनी चाहिए। आरएस में क्या 179 रैंक आया ये, तो अगली बार हो सकता है कि 100 रैंक का, 200 रैंक के बाद आपको ये डिसाइड, बहुत सारे लक फैक्टर भी होते हैं, भाग्य सबसे बड़ा खिलाड़ी होता है कि अब इससे ऊपर रैंक आएगी तो आपने हो सकता है मेंस में अच्छा परफॉर्म कर लिया तो इंटरव्यू में आपको 35 नंबर दे दिए तो क्या करोगे। तो इसमें पीक 200 रैंक तक आदमी को पता चलता है कि मेरी मेहनत मेरे को 200 रैंक तक ले जाएगी। उसके बाद मेंस में कॉपी चेक करने वाला का मूड कैसा है, 10 नंबर ज्यादा दे दिए तो आपकी रैंक टॉप 50 में आ जाएगी, 10 कम दे दिए आपकी रैंक 150 में आ जाएगी। तो मेरे सेम मार्क्स वालों के भी 48 रैंक है, तो उनको इंटरव्यू में ज्यादा मिले, उन्होंने इंटरव्यू बढ़िया गया। इस वजह से आरएस में पीक आ गया। मैं तो मैं आरएस के लिए भी करूंगा परंतु यूपीएससी पर ज्यादा फोकस करूंगा कि अब मेरे को यूपीएससी देनी चाहिए। और जो अभी पैटर्न बदला है उसमें तो यूपीएससी के लिए आपको सभी को अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि जो यूपीएससी और आरपीसी लगभग एक सिलेबस एक होता जा रहा है, देना चाहिए। सर आपकी पूरी आरएस की जर्नी में यदि आपने कोई गलती नहीं की थी वो क्या थी। नहीं, गलती नहीं की, गलती नहीं की तो मैंने मतलब ज्यादा कि डिस्ट्रैक्शन के पहली एक गलती मैं ये मानता हूँ कि जिस दौरान मैं जयपुर तैयारी कर रहा था उसमें पबजी का बहुत ज्यादा क्रेज था,
मेरी एक सबसे बड़ी, मेरे सारे दोस्त पबजी खेलने लग गए थे, मैं पबजी नहीं खेला। यदि मैं पबजी खेलता तो शायद वीडियो नहीं बनता, तो पबजी नहीं खेली। और दूसरा क्रिकेट तो मैं खूब खेला हूँ, पर क्रिकेट जो फिजिकल गेम है वो आपको एंड ऑफ द डे डिस्ट्रैक्ट नहीं करते, क्योंकि फिर आप जो रूम में आ गए तो आप क्रिकेट थोड़ी खेलोगे। खेल सकते हैं पर रूम बड़ा होना चाहिए उसके लिए। पर पबजी नहीं खेला। और जो सोशल मीडिया एडिक्शन तो है मेरे में थोड़ी बहुत, पर फोन मतलब फोन कम देखना चाहिए। यही है। गेमिंग, ऑनलाइन गेमिंग नहीं की और ऑनलाइन बैटिंग नहीं की, ये सबसे अच्छा रहा। दृष्टि आरएस मेंटरशिप का कितना फायदा मिला? मेंटरशिप में मेरा ये था कि मैं मेंटरशिप को कंटिन्यू नहीं कर पाया क्योंकि जॉब थी। तो मैं 10 15 या 1 महीने आया था। अच्छा है यहाँ मतलब दृष्टि के मेंटरशिप को देखते हुए बाकी सभी जगह जो आप मेंटरशिप देखते हो ना, ये मेंटरशिप का कंसेप्ट दृष्टि से स्टार्ट हुआ है। क्योंकि पहले मेंटरशिप का कोई कंसेप्ट कहीं था नहीं, पहले दिल्ली में, फिर यहाँ अपनी जो सामने वाली बिल्डिंग है उसमें लाइब्रेरी बनी, उसके बाद में आप मेंटरशिप का प्रोग्राम कोचिंग्स ने स्टार्ट किया है। तो इतना अच्छा है तभी लोग उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। क्योंकि इसलिए मेंटरशिप में आपको, मेंटरशिप उस समय फायदेमंद ज़्यादा होती है कि आपने पूरा सिलेबस पढ़ रखा हो, उस जो टेस्ट की जो इंटेंसिटी है उसके साथ आप बियर अप करो। तो मेरे उस समय पढ़ा हुआ उतना था नहीं, 4 5 सब्जेक्ट पढ़े हुए थे, टेस्ट में तो पूरा आता था। तो आप पूरा पढ़ के फिर मेंटरशिप का बहुत बड़ा योगदान मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, क्या हम महिला मित्र बना सकते हैं? ये पूर्णतः आपके विवेक पर है कि आप, विवेक, सामर्थ्य, आर्थिक स्थिति, खर्चा बहुत होता है। तो पढ़ाई और निजी लाइफ में बैलेंस कैसे करें? ऐसा आपका कोई भी पार्टनर ये नहीं चाहेगा कि आप नहीं पढ़ो और आप उसी से ही बातें करते रहो, आपका फ्यूचर नहीं बनाओ। तो निजी लाइफ में बैलेंस, सपोर्टिव पार्टनर या फिर सपोर्टिव दोस्त होने चाहिए, सपोर्टिव परिवार होने चाहिए। वो एंड ऑफ द डे यही चाहें कि आप और वो दोनों सफल हो, तभी तो आगे कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये निजी लाइफ बैलेंस। और ऐसे लोग हैं जो आपको पढ़ने में योगदान नहीं करे तो फिर वो आपके सपोर्टर कैसे रहे, तो उनसे बचिए। सामान्य तौर पर लगातार महिलाओं को आरक्षण दिया जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? मैं इतनी बड़ी अथॉरिटी नहीं हूँ, इतना थिंक टैंक नहीं हूँ कि मैं आरक्षण के बारे में, आरक्षण अच्छा है, महिलाएं समाज के मतलब 50% महिलाओं का योगदान है जनसंख्या में, तो उनको भी जो बड़े पद है और जो अर्थव्यवस्था में है उनको योगदान के मौके मिलने चाहिए। तो मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि महिलाओं का आरक्षण 33 है, 50 है, कर देना चाहिए जितनी उनकी भागीदारी बढ़ेगी। क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा महिलाओं का जो जीडीपी है उसमें कम योगदान है। यदि महिलाएं यदि जीडीपी में योगदान देगी तो ये देश के लिए अच्छा है, अपने खुद के लिए अच्छा है। कौन नहीं चाहता कि अपनी माताजी पैसे कमाएं, अपनी माताजी गवर्नमेंट टीचर में हो, सर्वेंट हो, अपनी सिस्टर हो, तो सब यही चाहते हैं। तो इसलिए पढ़ें, आप भी पढ़ें। हेलो सर, मेरे दोस्त का सवाल है। पहले तो सर कांग्रेचुलेशन फॉर योर सिलेक्शन। और मेरे दोस्त का सवाल है कि सर बार बार रिवाइज को कैसे मेंटेन रखें? जैसे कि कुछ चीजें पिछली पढ़ते हैं तो भूल जाते हैं, तो इसको मेंटेन कैसे रखें, रेगुलरिटी या कंसिस्टेंसी कैसे बनाए रखें? दोस्त का सवाल है, आप मैनेज कर लेते हो? कर लेते हैं सर। ठीक है, तो आप उनको भी बताएं यार। और दूसरा कि रिवीजन का 7 दिन पढ़ो, टेस्ट में आई, फिर मेजर टेस्ट हो उसमें पढ़ो, और आपको लग रहा है कि ये मेरा सबसे वीक पॉइंट है तो उसका 1 घंटा उस सब्जेक्ट को डेली दो। जैसे मेरे को इस बार लग रहा था कि मेरी इंग्लिश कमज़ोर है, और दूसरा जो पब्लिक और एथिक्स, तो इनको मैं रेगुलर पढ़ता था, डेली 1 घंटा इनको देता था। बाकी सब्जेक्ट जैसे पॉलिटी पूरे दिन पढ़ ली, 2 घंटे इन सब्जेक्ट को दे दिए। तो जब जितनी ज़्यादा बार आप पढ़ोगे तो उतने ज़्यादा फैमिलियर होंगे, उतने ज़्यादा क्वेश्चन बैंक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो उतना ज़्यादा आपको फायदा होगा। और रिवीजन का फिक्स प्रत्येक आदमी का पैटर्न है कि मैं जैसे आदमी 15 दिन के बाद चीज़ें भूलने लग जाता है, वो लिखने योग्य नहीं रहती, तो आप 15 दिन या महीने में एक रिवीजन कर लीजिए। क्या सर? अगर आपके पास समय कम होता तथा घर का प्रेशर होता तो आप किस प्रकार तैयारी करते? बिल्कुल, सबकी अलग अलग सिचुएशन होती है, किसी के पास एक लिमिटेड टाइम है, कम है, तो इस दौरान आप कन्विंस कीजिए कि ये इतना टाइम मेरे को तैयारी के लिए आवश्यक है। जिस तैयारी के लिए आपने मेरे को भेज दिया है तो इतना टाइम तो कम से कम मुझे दीजिए कि इतने टाइम में मैं परफॉर्म करूंगा जितना आवश्यक होता है। और उसके अलावा यदि घर वाले कोई दूसरी जॉब करने के लिए बोले कि आप दूसरी जॉब कीजिए, तो ज़रूर वो जॉब कीजिए, वहाँ आपको लगे मैं उसके साथ कंटिन्यू करूँ। नहीं हो रहा है तो फिर घर वालों को बोलिए कि मैं जॉब से छुट्टी ले लूँगा पर मैं तैयारी करूँगा। तो आप सबसे इसका तरीका है घर वालों के साथ कम्युनिकेशन कीजिए
कि मुझे ये पढ़नी है, और आपकी मतलब जिजीविषा होनी चाहिए, दिखना चाहिए उनको कि आप पढ़ रहे हो। ऐसे नहीं कि आप मौज कर रहे हो, जयपुर में बैठे हो और उनको बोलो कि मेरे पास टाइम, वो फिर तो बुलाएंगे कम टाइम होगा। आप आपकी मतलब तैयारी में, एफर्ट्स में घर वालों को भी लगना चाहिए कि बच्चा पढ़ रहा है, तो कभी आपको प्रेशर नहीं करेंगे कि बस 6 महीने पढ़ना तो पढ़, नहीं तो आजा। ऐसा शायद ही, मेरे तो घर वालों ने ऐसा नहीं कहा, और आपके भी नहीं कहते होंगे। बस आप उनको ये बताइए कि मैं पढ़ रहा हूँ या मेरी दिशा सही है। हेलो सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि आप ग्राम सेवक, ग्राम विकास अधिकारी के पद पर भी कार्यभार संभाल रहे थे और आप आरएस की तैयारी भी कर रहे थे, तो ये दोनों आपने साथ में मैनेज कैसे किया और आपके लिए कैसे चुनौतीपूर्ण रहा है? चुनौतीपूर्ण जरूर है, क्योंकि ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़ी है। लोग सुबह 8 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक कभी भी फोन कर सकते हैं, साहब मारो नरेगा में नाम कौन मांडियो, तो किसी के लिए फोन कर सकते हैं, साहब मेरा आवास की किस्त कौन आई, आ सकता है। पर आप उनको मैनेज कीजिए, उनसे बताइए, काम किसी का आप टाइम पे पूरा कर दीजिए। वैसे पहले ऐसी पृष्ठभूमि होती थी कि वहाँ 24 घंटे अवेलेबल रहने के बाद भी लोगों का काम नहीं होता था। तो मैंने 3 साल काम किया वहाँ पर, एक बार भी संपर्क पोर्टल पर शिकायत नहीं है, और कोई भी गांव का आदमी मेरे बीडीओ ऑफिस में नहीं गया कि भाई इसने मेरा काम नहीं किया या मेरे लिए मेरे से पैसे मांग रहा है या फिर मेरे को परेशान कर रहा है। तो आप उनको संतुष्ट कीजिए, गांव वाले जब संतुष्ट होंगे तो सामने से आपको बोल के जाएंगे कि आपका हो जाएगा और आप पढ़ो, सामने से बोल के जाएंगे, क्योंकि लोग बहुत अच्छे होते हैं। यदि आप लोगों के साथ अच्छे से डील करो, तो मेरे को जिस गांव में मैं पोस्टेड हूँ, आकल में, तो वहां पर लोगों ने बहुत सपोर्ट किया कि आपका तो हो जाएगा साहब, आपने हमारा काम कर दिया और हमारी दुआएं आपके साथ है। सर, आपने तैयारी और ये जॉब को दोनों को साथ में मैनेज कैसे किया, जैसे टाइम मैनेजमेंट की? टाइम मैनेजमेंट, जैसे काम 9 to 5 जॉब है और 2 दिन छुट्टी होती है। जब एग्जाम पास में आते थे तो छुट्टी कर लेते थे, मतलब ईओएल भी हो जाते थे, और एग्जाम नहीं है तो आप लाइब्रेरी में जब से काम हुआ तो समिति पे वापस आके आप पढ़ने लग जाओ। थैंक यू सर। वेलकम। अरे के कौन हो जाए, 2 साल तैयारी करो तो हो जाए। तो ऐसे लोग माहौल बनाते हैं कि नहीं होगा, इतने पढ़ने पर होता है, किताबें पढ़नी पड़ती है, ये वो। इतना कुछ नहीं है, मैं आपके जितना ही पढ़ा, इतना कुछ ज़्यादा है, और मेरे पास उतना बताने के लिए भी ये नहीं है कि मैंने ये किताबें पढ़ी, इतने घंटे मेहनत करी। जब पढ़ने का मन हुआ तो बढ़िया पढ़ा, जब पढ़ने का मन कम हुआ तो नहीं पढ़ा। पर हो जाता है कि मतलब तैयारी करके मैंने देखी है, इतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल लोग बताते हैं। उससे बहुत आसान है जितना माहौल बनाते हैं, और जितना कहते हैं कि ये बहुत मुश्किल है, इतना मुश्किल है नहीं। ये पक्का विश्वास रखिए आप। और किसी को कुछ दाब गया, बोर हो गया लगे? सर कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर सिलेक्शन। थैंक यू। सर जैसे अभी आपने कहा कि जो अलग अलग कोचिंग है उसके नोट्स से अपने वाले नोट्स को अच्छे कंसेप्ट ले लेने चाहिए, एक तो ये, और ये कि सारी कोचिंग सेम पढ़ाती है। और जैसे मैं अभी सेकेंड ईयर स्टूडेंट हूँ, मैं अगर किसी सीनियर से पूछती हूँ तो वो ऐसे कहते हैं कि तुम अलग अलग चीज़ें पढ़ोगे तो तुम्हारा ध्यान अलग अलग जाएगा, मतलब एक चीज़ को ही पकड़ के रहो। तो फिर इस बात पे क्या कहना है आपका? मैं ये बोल रहा हूँ, अलग अलग चीजें नहीं पढ़नी की। आपने इस कोचिंग का या ये नोट्स पढ़ लिया, उसके बाद में उसको रख दिया, उसको कभी उठाया ही नहीं और वापस दूसरा पढ़ने लगे, ये नहीं करना है। नोट्स आपके मूल अपने रहने चाहिए। उसके बाद किसी पीडीएफ या फिर कोई किसी दोस्त के पास में कोई कोचिंग के नोट्स है, उसको देखो कि ये टॉपिक है मेरा मैनेजमेंट का, मेरे टीचर्स ने ये 4 चीजें पढ़ाई है, और जैसे इस टीचर ने नहीं पढ़ाई है, तो उसमें आप नोट डाउन कर लीजिए, उसको लिख दीजिए। उस आप एक टाइम पे जब सब कुछ पढ़ लोगे ना, तो दूसरे के बाद में ये नहीं होगा कि उस कोचिंग से नोट्स देखने से डिस्ट्रक्शन होगा। डिस्ट्रक्शन कुछ नहीं होता, क्योंकि सिलेबस तो सेम ही है। जो हो सकता है उसमें कोई 1-2 चीज होती है वो एक्स्ट्रा लिखा दी जाती है, वो आप अपनी कॉपी में, जैसे बेस्ट एग्जाम्पल है एथिक्स और पबेट में, वो आप वहां से यहाँ ऐड कर दीजिए। ये होता है, बाकी डिस्ट्रक्शन वाला कुछ नहीं है। आप अपने नोट्स पर टिके रहिए, ऐसा नहीं ये वाले अच्छे लगे हुए मैं ये वाला छोड़ देता हूँ दूसरे कर लेता हूँ, ये नहीं करना बस। थैंक यू सर। वेलकम। हेलो सर। जी सर। सर आईएएस और आरएस की साथ करने के लिए और वैकेंसी है जो आरएस की रेगुलर आ रही है, तो ऑप्शनल इनके लिए टाइम नहीं मिलता, तो उनको ये साथ। इसी में अभी मैं भी हूँ, मैं भी सोचूंगा, दोस्तों से बात करूंगा कि मुझे वापस यूपीसी और आरएस की साथ करनी है, इस बारे में कि कैसे मैनेज किया जाए। क्योंकि मैंने अभी तक यूपीसी की तैयारी की नहीं है, पर अभी मेरा विचार है कि मैं यूपीसी की करूं। तो इसके लिए कोई एक ऑप्शनल सब्जेक्ट देखूंगा जिसमें हिंदी मीडियम का अच्छा सिलेक्शन परसेंटेज रहे, वो चूज करेंगे। और उसके बाद में
सिर्फ ऑप्शनल ही है, बाकी तो सभी यूपीसी का आरएस में आता है, तो वो पढ़ेंगे जब एग्जाम नजदीक होगा। तो यदि लकीली एग्जाम डेट क्लैश नहीं करे, यदि क्लैश करे तो फिर दिक्कत है, फिर आपको एक पे स्टक रहना पड़ेगा। जिन जिन लोगों ने दोनों नावों पे सवार, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है वही पार कर पाए, बाकी दोनों और जाते हैं तो मुश्किल होता है। तो आप एक और स्टक रहिए जब एग्जाम डेट क्लैश करे, तो बाकी ऑप्शनल पढ़िए साथ में। और यूपीसी और राजस्थान में सिर्फ राजस्थान का पोर्शन आपने पढ़ लिया होगा यहाँ से, तो फिर जो यूपीसी का है वही आरएस में आता है। अभी तो पूरा लगभग सेम ही है, एथिक्स पबेट सिर्फ ऑप्शनल के अलावा सब सेम ही है। अब तो निबंध भी, पहले निबंध का वेटेज कम था, यहाँ अब निबंध भी 40 नंबर का कर दिया है, तो लगभग सेम है। सिलेबस चेंज हुआ है, इसमें ज़्यादा इतना मेजर चेंज भी नहीं है कि सिलेबस चेंज हो गया, सिलेबस पूरी नोट्स बदल दो, कॉपी, इतना टेक्स्ट में थोड़ा चेंज होगा पढ़ने के, बाकी लगभग सिलेबस में छोटी छोटी चीज़ ऐड करी। मेजर चेंज हुआ है वो है कि 2 नंबर का क्वेश्चन हटा दिया। तो मेरा जैसे 2 नंबर का स्ट्रॉन्ग था कि 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं तो आप उसके आसपास चीज़ें लिखोगे तो 1.25, 1.50 या 1.75 नंबर आपको दे दी जाएंगे। अब 2 नंबर का है नहीं, तो अब फैक्चुअल का योगदान कम होगा। पहले आरएस और यूपीसी में यही होता था कि आरपीसी ज़्यादा फैक्चुअल पूछती थी, अब वो ऑप्शन हटा दिया। तो आप लकीली दृष्टि में पढ़ते हो, तो दृष्टि आपको जो लिखन शैली है उस पर अच्छा कार्य करेगी, अच्छा नोट्स देगी। यूपीसी की जैसा पैटर्न है तो वो फॉलो कीजिए। 5 नंबर का क्वेश्चन है तो वहाँ पर लेखन शैली का बहुत बड़ा योगदान था, इतने दिन लेखन शैली का कम योगदान था, अब इसका अच्छा, मतलब आप रेगुलर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए। बाकी इतना मेजर चेंज नहीं है कि पूरा सिलेबस चेंज हो गया। एक दो चीज़ ऐड करिए, एक दो चीज़ हटाइए, जैसे स्पोर्ट्स एंड योगा को हटा के करंट के साथ जो पॉलिटी के साथ जोड़ दिया थोड़ा सा। और स्पोर्ट्स योगा में वैसे भी नंबर आते नहीं थे, अच्छा हुआ हटा दिया। किसी 3-4 से ज़्यादा किसी के नंबर नहीं आते, वहाँ ऐसे पूछते हैं कितने खिलाड़ी हैं क्या है। आप जैसे पॉलिटी है वो बहुत आप अच्छी कर लीजिए, क्योंकि पॉलिटी जहाँ भी पढ़ाती थी टीचर के उसके नोट्स पढ़िए, और पॉलिटी प्रत्येक सब्जेक्ट में आपको बेनिफिट करेगी। जहाँ भी मतलब निबंध लिखोगे तो भी, इंग्लिश में भी और एथिक्स में भी और पबेट में भी आप आर्टिकल का मेंशन करेंगे, इसलिए आपकी सबकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि पॉलिटी को आप बहुत अच्छा कर लो। और इसके अलावा राजस्थान का पोर्शन, क्योंकि आरएस के लिए मतलब पार करना है तो राजस्थान की प्रत्येक चीज आपको आनी चाहिए। पूर्वी राजस्थान की अपेक्षा पश्चिमी राजस्थान से अधिक टॉपर्स क्यों निकलते हैं? कारण संक्षेप में, शायद जीवटता मतलब वाइटेबिलिटी ज्यादा होगी उन लोगों में, क्योंकि क्या हम मतलब यहाँ मैंने बोला ना कि और भी स्कोप ज्यादा है कि आपका प्लान भी या तो खेती होगी या फिर रोजगार धंधा, क्योंकि आप देखो तो आय में भी तो अंतर है। जो आप इकोनॉमिक सर्वे में देखते हो प्रति व्यक्ति आय में जो पूर्वी राजस्थान के जिले हैं वो टॉप करते हैं, इसका मतलब है उनके पास, लोगों के पास आर्थिक संसाधन बेटर है। और पश्चिमी राजस्थान में ये थोड़ा मुश्किल है और कम है, समस्याएं हैं, तो उनके सामने ये एक ही ऑप्शन दिखता है कि इसमें पढ़ाई की जाए। यूपीसी में भी बहुत अच्छे सिलेक्शन होते हैं पश्चिमी राजस्थान में, सिर्फ माइंड सेट का है, बाकी कहीं से भी पढ़ो होना ही है। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।